बच्चों, अभी हम लोग एलएलपी के जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कहां तक पढ़ाई कर ली थी एलएलपी की, कहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट हो गए थे हमारे एलएलपी के। हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। सेक्शन 22 पढ़ेंगे हम लोग, एलिजिबिलिटी टू बी द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। आपको अगर एलएलपी का पार्टनर बनना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसमें कुछ और डॉक्यूमेंटेड वाला फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे ही एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है और जिन लोगों ने अपने नाम वहां सब्सक्राइब किए हैं इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट पे एज पार्टनर्स, तो बोलता है जो लोग सब्सक्राइब किए वो तो पार्टनर बनेंगे ही बनेंगे, बट उनके अलावा अगर आगे जाके किसी को एलएलपी में पार्टनर बनना है तो आप बन सकते हो। एनी अदर पर्सन में बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। तो ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन तो लोग बनेंगे ही बनेंगे, उस पर तो लॉजिक ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है उस पर, बट बाद में भी लोग पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। अब 23 क्या बोलता है, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, कैसे स्टैब्लिश होगी वो रिलेशनशिप? डेफिनेटली एलएलपी एग्रीमेंट में स्टैब्लिश होगी। 23(1) बोलता है पार्टनर्स के जो भी राइट्स है या जो भी ड्यूटीज है ना, उनके जो भी राइट्स और ड्यूटीज है पार्टनर्स के एलएलपी के अंदर। दूसरी बात, एलएलपीज भी तो पार्टनर्स होती है ना, दो एलएलपी मिला के, तो एलएलपीज के जो राइट्स और ड्यूटीज है वो सब किसके थ्रू गवर्न होंगे? एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, बिटवीन द पार्टनर्स इन द एलएलपी, between the LLP when they are partners and in these LLP इनके दो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स मिला के तो एलएलपी बनेगी, फिर दो और दो से ज्यादा एलएलपी भी पार्टनरशिप कर सकते हैं ना, और फिर उन एलएलपी के पार्टनर्स, उन सबके राइट्स और ड्यूटीज को गवर्न कौन करेगा? एलएलपी का एग्रीमेंट। अगर आप इस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस लाना चाहते हो तो वो चेंजेस आपको आरओसी के पास फाइल करने पड़ेंगे इन द फॉर्म नंबर 3। ठीक है, साथ में आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। तो मतलब एलएलपी के एग्रीमेंट में चेंजेस भी आ सकते हैं 23(2) के अनुसार। फिर बोलता है कि एलएलपी बनने के पहले डेफिनेटली जो एग्रीमेंट बना है वो तो एलएलपी के पैदा होने के पहले बना है, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब जो चीज पैदा ही नहीं हुई अभी तक, आपने उसके नाम पे एक एग्रीमेंट बना लिया, जो लोगों ने उसको पैदा किया उन्होंने अपने नाम सब्सक्राइब कर दिए, डेफिनेटली जब एलएलपी बन जाएगी तो वो जो एग्रीमेंट एलएलपी बनने के पहले बना है, अब नया एग्रीमेंट तो नहीं बनाओगे, वो एग्रीमेंट कंटिन्यू करेगा, तो उसी एग्रीमेंट को क्या कर दो आप? रेटिफाई कर दो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। क्या होता है रेटिफाई का मतलब? कंफर्मेशन ऑफ अ प्रीवियस एक्ट। एक ऐसा एक्शन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको सिर्फ क्या कर रहे हो अभी आप? कंफर्म कर रहे हो रेटिफिकेशन के थ्रू। तो नया एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। जो भी आपके राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स के और एलएलपीस के और उनके पार्टनर्स के, वो सब गवर्न होंगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी में, एलएलपी एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर। एलएलपी एग्रीमेंट में शेड्यूल्स होते हैं, उसके पहले शेड्यूल में आपके राइट्स और ड्यूटीज लिखे जाएंगे एज ए पार्टनर्स और एलएलपी और एलएलपी के पार्टनर्स के द्वारा। सेक्शन 24, कब कब आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा? सीजेशन, टर्मिनेशन। थोड़ा सा खत्म करने के पहले तरीके देख लेते हैं। 24(1) में तरीका लिखा है, मोड ऑफ सीजेशन। तो बोलता है एग्रीमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट में जो भी लिखा रहेगा, एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप है तो टाइम के हिसाब से खत्म हो जाएगा, एक्ट के हिसाब से तो एक्शन के हिसाब से खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, आपको खत्म करना है खुद से, तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में एज ए पार्टनर। अगर एग्रीमेंट में कोई बात नहीं लिखी है, कम से कम 30 दिन पहले अपने पार्टनर्स को बताना पड़ेगा, अपने इंटेंशन जाहिर करने पड़ेंगे कि आप पार्टनरशिप फर्म एन एलएलपी क्यों छोड़ रहे हैं। क्लियर? आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे सीजेशन के, आप क्यों जाना चाह रहे हो। तेरा मल्टीपल ग्राउंड, जैसे आपकी मौत हो गई तो आप क्या ग्राउंड दोगे? आप तो वैसे ही आप ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एलएलपी से आपकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। अगर एलएलपी का डिसोल्यूशन हो गया, ये वन ऑफ द रीजन है। अगर आपको किसी
कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा एलएलपी से। अगर आपको किसी कोर्ट ने एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो आपको एलएलपी से जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबल ग्राउंड्स है जिसमें आपको एलएलपी लीव करनी पड़ेगी। फिर 24(3) क्या बोलता है, भाई मैं एलएलपी छोड़ के अगर जा रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे आप क्या कहोगे, फॉर्मर पार्टनर, जो पहले पार्टनर था बट अब नहीं है, ये कहेंगे। बट बोलता है मेरे फॉर्मर पार्टनर हो, वो मैं आउटसाइडर के लिए हूं, है ना, रिलेशन टू एनी पर्सन, जो बाहर के लोग इनके लिए तो मैं फॉर्मर पार्टनर हो गया, बट स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है मैं बाहर वालों के लिए पार्टनर तब नहीं कहलाऊंगा जब तक मैं उन्हें नोटिस ना दे दूं। बराबर है ना, आउटसाइडर को जब तक ये नोटिस ना मिल जाए कि ये व्यक्ति पार्टनर नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं है तो वो तो पार्टनर अज्यूम करेगा। फिर पढ़ चुके हैं उसको पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। वो नोटिस क्या हो जाएगा, फॉर्म 4 में आपको देना पड़ेगा ना, एज एलएलपी के भी फॉर्मल पार्टनर हमारा पार्टनर नहीं है, उसे हमने हटा दिया है, और ये बात हमने रजिस्ट्रार को भी बता दी है। तो बोलता है आउटसाइडर को नोटिस दे दो या आरओसी के पास नोटिस दे दो, दोनों में से किसी के पास तो नोटिस जाए, क्योंकि अगर आरओसी के पास जाएगा तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो लोग पढ़ के आएंगे। तो फॉरवर्ड पार्टनर आउटसाइडर से अगर डील करता है तो उसे तब तक पार्टनर माना जाएगा जब तक कि आउटसाइडर को नोटिस ना मिल जाए कि वो पार्टनर नहीं है, और नोटिस डेफिनेटली एलएलपी देगा, या फिर वो नोटिस आप किसको दे चुके हैं, रजिस्ट्रार के पास पहुंचा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके एक्ट के लिए एलएलपी लाइबल ना हो इसके जाने के बाद, तो आपको एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, या रजिस्ट्रार के पास नोटिस देना जरूरी है। दूसरी बात बोलता है कि जाने से पहले जो लाइबिलिटीज उसने लिया था क्या उसके लिए वो डिस्चार्ज होगा, डेफिनेटली नॉट डिस्चार्ज, उसको इनकर्ड करनी पड़ेंगी वो लाइबिलिटीज। पढ़े थे ना अपन ने कि अगर आप 30 तारीख को पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहे हैं, एलएलपी छोड़ रहे हैं, तो उसके पहले की जो लाइबिलिटीज है जो आप ले चुके हो और अभी तक चुकाए नहीं हो, तो वो तो बाद में चुकाना पड़ेगा, भले आप पार्टनर हो या ना हो। सेम बेनिफिट्स के लिए भी होता है, अगर कोई बेनिफिट्स आपको मिलने वाले थे और आप चले गए एलएलपी छोड़ के, तो बेनिफिट्स सबको मिलेंगे। अब यहाँ लिखा वेयर पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू बी अ पार्टनर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एलएलपी एग्रीमेंट, द फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन, जैसे मर गया तो उसके लीगल हायर, बर्बाद हो गया तो ऑफिशियल रिसीवर, मैंने अभी बताया ना आपको, एंटाइटल टू हिज शेयर्स, उसका शेयर्स मिलेंगे ना, डेथ होने पर उनका शेयर मिलेगा, इंसॉल्वेंसी होने पर उसका शेयर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतने अमाउंट मिलेगा जितना उसने कंट्रीब्यूट किया था एज ए पार्टनर एलएलपी बनने पर। मर गया तो लीगल हेयर्स को मिलेगा, बर्बाद हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगा, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा उसको जो उसने किया था। एंड लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा, साथ में अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है जो पार्टनर्स में बंटने वाला था लॉसेस के बाद में, तो वो भी मिलेगा मुझे, ठीक है। तब तक का तो प्रॉफिट दोगे ना जब तक मैं पार्टनर था, भले उसके बाद का मत देना, बट तब तक का तो दोगे, लॉसेस को डिडक्ट करने के बाद में। दूसरी बात, जो फॉर्मर पार्टनर है या उसके लीगल हायर्स है या उसके ऑफिशियल रिसीवर्स है, उनको डेफिनेटली कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी मिल रहा है, उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी मिल रहा है, बट वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, नॉट इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग 24(3) के अनुसार है। अब आ जाओ रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। डेफिनेटली आपने जब सब्सक्राइब किया था तो आपने अपने नाम को रजिस्टर्ड किया था इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट में, और डेफिनेटली अगर आप वो नाम, वो एड्रेस, जो भी आपका नाम और एड्रेस अगर आप वो चेंज करना चाह रहे हो, अपना नाम और अपना एड्रेस, तो आपको वो चेंज जल्दी से बताओ, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 6, और उसको फिलअप करने के 15 दिन के अंदर आपको वो चेंजेस बताने पड़ेंगे आरओसी को। क्लियर, आरओसी को बता दो भाई, है ना। फिर दूसरी बात, नोटिस टू आरओसी ऑफ चेंजेस नेम एंड एड्रेस एंड एलएलपी शेल, डेफिनेटली अगर किसी पार्टनर का नाम या किसी पार्टनर का एड्रेस चेंज होता है, ठीक है, वेयर पार्टनर बिकम्स अ पार्टनर, वेयर पर्सन बिकम्स अ पार्टनर और सीज टू बी अ पार्टनर, अगर कोई व्यक्ति पार्टनर बनता है और बना हुआ पार्टनर सीज होता है, तो आपको ये बात 30 दिन के अंदर आरओसी को बतानी पड़ेगी फॉर्म नंबर 4 में। ये तो क्लियर है, आप मतलब कौन, एलएलपी को ये बात बतानी पड़ेगी ना, वही तो बताएगा। और अगर उनके किसी नाम में चेंज आता होता है ना, कभी किसी के शादी के बाद नाम चेंज हो गया, डोमिसाइल के बाद नाम चेंज हो गया, नाम में चेंजेस आए या उनके एड्रेस में चेंजेस आए, तो वो बात भी आपको 30 दिन के अंदर आरओसी को बतानी पड़ेगी।
दोनों कंडीशन में, चाहे कोई पार्टनर बने या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव करे, तो भी वो बात फॉर्म नंबर 4 नोटिस में आपको 30 दिन के अंदर बतानी होगी, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना नाम चेंज करे या एड्रेस चेंज करे, तो वो भी बात आपको चेंज होने के 30 दिन के अंदर नोटिस फॉर्म नंबर 4 में बतानी पड़ेगी आरओसी को। अब आ जाइए भाई साहब, आप अगर आप नहीं बताते हैं तो ये फाइन लिखा हुआ है यहाँ पर 25(4) में। अब आ जाइए आप मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ नोटिस। आप ये नोटिस फाइल कैसे करोगे? डेफिनेटली सर फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं साथ में फीस पे कर दूंगा उसकी। दूसरी बात, ये नोटिस अब डेफिनेटली एलएलपी तो एक एंटिटी है, तो उसके बिहाफ में कोई तो साइन करेगा, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा सर उस नोटिस पर ऑथेंटिकेशन के लिए कि भाई जो नोटिस दिया गया है वो वैलिड है, उस पर चैलेंज नहीं कर सकते आप। अगर ये नोटिस इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड है तो उसकी कंसेंट का भी नोटिस होना, साइन होना वहां पर। भाई कोई पार्टनर आ रहा है तो उस नोटिस में आप बता रहे हो ना कि कोई पार्टनर बना, तो उसकी भी तो कंसेंट होनी चाहिए उसमें, साइन बाय हिम। अगर आप इन कंडीशंस में नोटिस देना भूल जाते हैं, जैसे पार्टनर के आने पर, पार्टनर के जाने पर, पार्टनर के नाम चेंज होने पर, पार्टनर के एड्रेस चेंज होने पर, अगर आप 25(2), 25(3) बराबर है ना, 25(2) में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, अगर आप वो नोटिस देना भूल जाते हैं, है ना, ठीक है। एलएलपी देखा क्या ना, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज। कोई भी पार्टनर अगर उसका नाम और एड्रेस चेंज हो रहा है तो 15 दिन में वो बात किसको बताए? एलएलपी को। फिर वो बात एलएलपी कितने दिन में बताएगा? अगले 30 दिन में आरओसी को, ये भूलना नहीं है। तो पहले किसको बताई जाएगी बात? एलएलपी को, फिर एलएलपी को बात किसको बताएगा? आरओसी को। समझे कैसे कनेक्टेड है? तो अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने नहीं बताई बात आने पर जाने पर, ठीक है, आपने नहीं दिया, तो वही लिखा है कि एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ विद द रजिस्ट्रार, वो नोटिस दे देगा फॉर्म नंबर 4 में। इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव, कि अगर एलएलपी ने नोटिस नहीं दिया किसको? आरओसी को, ऐसा हो सकता है उसको पता चला कि एलएलपी ने फाइल नहीं किया, तो भाई तू फाइल कर दे, तो है ना, तो पार्टनर फाइल कर देगा नोटिस, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रार एक कंफर्मेशन ले लेगा किससे? एलएलपी से, ठीक है। और अगर एलएलपी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कितने दिन के अंदर, तो रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। क्या मतलब हुआ? बोलते अगर एलएलपी कंफर्मेशन नहीं भी दे रहा है, बट अगर पार्टनर खुद बता रहा है, पर्सन खुद बता रहा है कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर नहीं हूं, तो अगर कंफर्मेशन नहीं भी मिलता है फॉर एग्जांपल, तो रजिस्टर बोलता है तब भी मैं उसको हटा दूंगा रजिस्टर से, ठीक है। अगर एलएलपी फेल हो गया तो पार्टनर खुद फाइल कर देगा 25(3) के अनुसार। ये देखा 25(3) लाइबिलिटी वाला आ जाए आप लोग। पार्टनर एक एजेंट होता है, बिल्कुल होता है सर, एजेंट ऑफ एलएलपी होता है, बट दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हम लोग, हाँ? ये तो पूरी रजिस्टर्ड एंटिटी की बात कर रहे हैं। अब एलएलपी इज नॉट लाइबल, देखो क्या लिखा उसमें, बोलता है एलएलपी उन चीजों के लिए लाइबल नहीं होगा डन बाय अ पार्टनर विद अ पर्सन इफ, एक ऐसा एक्शन जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं थी, बराबर है, या एक ऐसा एक्शन जो आउटसाइडर को पता था कि पार्टनर्स के पास अथॉरिटी नहीं है। बोलता और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, उसे पता हो या ना पता हो, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मैं कोई चीज अज्यूम कर रहा हूं एज ए आउटसाइडर तो मेरी गलती है, मैंने कहा ना, मैं अगर कुछ चीज अज्यूम कर रहा हूं तो मेरी गलती है, एलएलपी की गलती नहीं है। तो वही बोल रहा है अगर उसकी अथॉरिटी नहीं है तो एलएलपी वैसे ही लाइबल नहीं होगा उस एक्शन के लिए। बट अगर वो अथॉरिटी छोड़ दो, एलएलपी को अभी एलएलपी को हटा दो, अगर आउटसाइडर को लगता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी उसने उससे वो काम करवाया या उसके साथ उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो तब भी डेफिनेटली एलएलपी लाइबल नहीं होगा। बोलता तुमको पता हो या ना पता हो, जैसे तुम कंफर्म नहीं हो कि उस पार्टनर के पास वो अथॉरिटी है या नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? मत करो ना कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलता है इफ यू नो और डज नॉट नो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन आउटसाइडर, एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आपको तो पता है एलएलपी कब लाइबल होगा? पार्टनर के किसी भी एक्शन के लिए, रॉन्गफुल एक्शन के लिए या रॉन्गफुल ओमिशन के लिए। क्या होता है ओमिशन का मतलब? जो करना था वो नहीं किया, किसी को डॉक्यूमेंट फाइल करना था बट नहीं किया। अगर वो एक्शन कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो या उसकी अथॉरिटी में हो, है ना, या तो बिजनेस का हिस्सा हो या ऐसा कोई काम हो जो उन्होंने अथॉरिटी में दिया है।
दूसरी बात, जो भी ऑब्लिगेशन होंगी एलएलपी की, एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी, चाहे वो ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आई हो या अदरवाइज इंप्लाइड हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अपन याद है पढ़ते थे कि पार्टनरशिप के एक्ट के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्टनर्स के एक्ट के लिए पार्टनरशिप, यहां ऐसा नहीं है। बोलते एलएलपी ने अगर कोई काम किया है तो एलएलपी विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबल एंटिटी फॉर दैट, और डेफिनेटली लाइबिलिटी तुम्हारी है तो प्रॉपर्टी भी तुम्हारी यूज होगी, पार्टनर्स की यूज नहीं होगी। जैसे पार्टनरशिप फर्म में उल्टा था ना, पार्टनरशिप के एक्शंस के लिए पार्टनर की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, पार्टनर के एक्शंस के लिए पार्टनरशिप फर्म की भी, तो यहां ऐसा नहीं है। तो वन क्या कहता है, 27(1) एलएलपी नहीं बाउंड रहेगा उन काम के लिए जिसकी ऑथोरिटी नहीं है, चाहे वो काम रॉन्गफुल क्यों ना हो, या फिर आउटसाइडर को पता है कि ऑथोरिटी नहीं है या नहीं भी पता है, तब भी अगर वो तुम पार्टनर समझ के काम कर रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, एलएलपी तब रिस्पॉन्सिबल रहेगा 27(2) के अनुसार अगर वो काम पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्शन या ओमिशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है या विद ऑथोरिटी किया है। अगर कोई ऑब्लिगेशन एलएलपी की है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज हो, वो सोनली एलएलपी की ही होगी और प्रॉपर्टी भी एलएलपी की ही यूज होगी, पार्टनर्स की यूज नहीं होगी। ठीक है। पार्टनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी काम के लिए दूसरे पार्टनर के या एलएलपी के काम के लिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं पार्टनर हूं एलएलपी का इसलिए मैं एलएलपी के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे जो तुम करोगे। दूसरी बात, यहां म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं आती, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू टेस्ट हुआ करता था पार्टनरशिप फर्म में, आपको याद होगा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, फिर वो सब मिलकर प्रिंसिपल भी है, ऐसा नहीं है। लिखा है अ पार्टनर शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो यहां म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन अपने को आ सकता है। 27(3) क्या है, समझ में आ रहा है ना, एलएलपी के एक्शंस की बात हो रही है। एलएलपी की ऑब्लिगेशन तो एलएलपी लायबल, प्रॉपर्टी भी सिर्फ एलएलपी की ही यूज होगी। अब आ जाइए होल्डिंग आउट और स्टॉपर 29। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है ना, पार्टनर नहीं बोल रहा है, बड़ा फेमस सेक्शन है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों से, चाहे वो लिख के कहे या बोल के कहे या उसके कंडक्ट से, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं एक एलएलपी का पार्टनर हूं, है नहीं वो, बट अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने एक्शंस और अपने शब्दों से। तो डेफिनेटली अगर तू रिप्रेजेंट कर रहा है कि तू पार्टनर है तो फिर लायबल भी रहे आउटसाइडर के लिए, क्योंकि उसने उस रिप्रेजेंटेशन पे क्या किया, भरोसा, और उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर भरोसा करके उसने एलएलपी को क्या दिया, ऐसा। तो डेफिनेटली अब वो क्या बोल रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं पार्टनर हूं, या वो रिप्रेजेंट कर रहा है टू बी अ पार्टनर, डज और डज नॉट नो व्हाट द रिप्रेजेंट हैव रीच्ड पर्सन टू गिविंग क्रेडिट। बोलता है तेरे रिप्रेजेंटेशन से तुझे उस रिप्रेजेंटेशन का आभास हो या ना हो कि क्या क्या हो सकता है, बट अगर उस रिप्रेजेंटेशन से सामने वाले ने क्रेडिट दे दिया, बट मैं तो मजाक कर रहा था, मगर पैसे मिल गए ना एलएलपी को, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बोलते तुम्हें उस रिप्रेजेंटेशन का इंपैक्ट का आभास हो या ना हो, बट उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अगर क्रेडिट मिल जाए किसको, एलएलपी को, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पार्टनर फॉर दैट। समझे? ठीक है। हाउएवर अब एक्सेप्शन की बात हो गई है, मतलब मैं तो मजाक में बोल रहा था, मगर उसने सीरियसली लेकर क्रेडिट दे दिया, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। देखो अगर कोई क्रेडिट मिलता है उस रिप्रेजेंटेशन पे, किसको, एलएलपी को, तो बोलता है डेफिनेटली वो व्यक्ति उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा जितना उसको बेनिफिट मिल सकता था, उससे ज्यादा नहीं। उसकी लायबिलिटी पूरी नहीं होगी, उतनी ही होगी जितनी जितनी फाइनेंशियल बेनिफिट उसे मिलता है एज ए पार्टनर, तो लायबिलिटी भी उतनी ही होगी। क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट करते हैं। वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन बाय द होल्डिंग आउट पार्टनर, द एलएलपी विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, उसकी लायबिलिटी के खिलाफ जाते हुए, प्रेजुडिस मतलब खिलाफ, और रिप्रेजेंटिंग बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव, उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना एलएलपी को क्रेडिट मिला या फाइनेंशियल बेनिफिट मिला, जो भी पैसा मिला होगा, जो भी होगा, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होगी। किसकी, उस पार्टनर की, उससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, ओके। तो हाउ ओवर के लिए एक्सेप्शन का पार्ट है ना, कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, जितना बेनिफिट मिला है या जितना क्रेडिट मिला है लाइबिलिटी उतनी ही होगी। ठीक है, एनएलपी की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितना उन्हें बेनिफिट मिला है या क्रेडिट मिला उस पार्टनर के कहने पर, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर उसके पार्टनर के कहने पर आपको 1 लाख रुपए मिले एज एन एलएलपी, तो एज एन एलएलपी आप 1 लाख रुपए के लिए ही लाइबल रहोगे, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं रहोगे, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टनर मर गया, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, पार्टनर के मरने के बाद भी तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है एलएलपी के नाम पर 100%, तभी तो एलएलपी को बनाया गया ना। या कंटिन्यू लोग उसका नाम यूज कर रहे हैं क्योंकि नाम अच्छा होगा, उसके नाम पर काफी धंधा पानी होता होगा, तो बोलता अगर आप उसका नाम यूज कर रहे हो उसके मरने के बाद में भी, तो सिर्फ उसका नाम यूज कर रहे हो डज नॉट मेक कि आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी को लाइबल बनाओ, नहीं। उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी जो उसके मरने के पहले थी, और उसमें से भी सिर्फ उसके स्टेट से प्रॉपर्टी से यूज होगा पैसा, वो भी यूज ना हो। ठीक है, अगर मरने के बाद आपने बिजनेस कंटिन्यू किया, आपने उसके नाम को यूज किया, तो आप उसको और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे आफ्टर हिज डेथ। After his death, his property and his legal representative will not be responsible for any liability arises after his death. ठीक है, बिफोर हिज डेथ सर उसके मरने के पहले अगर कोई लाइबिलिटीज होंगी तो अगर उसकी स्टेट होगा तो स्टेट में से ले लो ना। ठीक है, मरने के बाद आप उसके नाम का यूज नहीं करेंगे और कोई लाइबिलिटी उसके नाम पर नहीं लेंगे, ना उसकी प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, किसने किया है, एलएलपी ने एज एंटिटी, या फिर किसने किया है, उसके पार्टनर्स ने। क्यों किया है, पैसा डुबाया है क्रेडिटर्स का, लिखा ना विद इंटेंट टू डिफॉल्ट क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी, या फिर किसी व्यक्ति का पैसा डुबाया है, या ऐसा कोई काम किया है जो फ्रॉड था, तो वहां पर एलएलपी और पार्टनर्स जिन जिन में भी इंटेंशंस थे डिफ्रॉड करने के, वहां लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जाएगा। ठीक है, अपन ने ऊपर पढ़ा ना कि एलएलपी पार्टनर्स के एक्शन के लिए तब रिस्पॉन्सिबल रहेगा जब वो एक्ट उसकी ऑथोरिटी में हो या उसके नॉलेज में हो। बट अगर एलएलपी ने प्रूफ कर दिया कि ऐसा कोई एक्शन पार्टनर ने किया है जो मेरी ऑथोरिटी या मेरे नॉलेज में नहीं है, तो फिर एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अपन ने ऊपर पढ़े। ठीक है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी काम किया जाए पार्टनर के द्वारा डिफ्रॉड करने का, वो एलएलपी की ऑथोरिटी में है या उनके नॉलेज में है या उनके द्वारा ही करवाया गया है। पनिशमेंट तो आप देख लीजिए, अगर डिफ्रॉड का 31, कोई भी व्यक्ति अगर नोइंगली जानबूझ के ऐसा कोई काम कर रहा है जो सामने वाले को डिफ्रॉड करे तो 5 साल की सजा है या उससे कम की है, और साथ में 50,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन टू द अग्रीव्ड पर्सन, जिसके साथ आपने गलत किया, जिसके साथ आपने धोखा किया। बोलता है अगर वेयर अ एलएलपी, ये उसके किसी पार्टनर ने या उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर ने या एलएलपी के एम्प्लॉय ने ऐसा कोई काम किया है जो कौन से मैनर में है, जो भी कानून में उस वक्त जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती है, जो भी बनती है, उस एलएलपी के खिलाफ, उस पार्टनर के खिलाफ, उस डेजिग्नेटेड पार्टनर के खिलाफ और उस एम्प्लॉय के खिलाफ आएगी, और उन्हें बोला जाएगा कि तुम्हारी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उस व्यक्ति को, लिखा है ना, कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और डैमेज, आपको पे करना पड़ेगा। ये तो है, ये तो होगा ही होगा, अलग से अगर कोई सजा है, कंपनसेशन है, तो वो भी देना पड़ेगा आप। ठीक है, ये तो सजा दे ही रहा है ना वो, उसके अलावा की बात हो रही है। विसल ब्लोइंग बड़ा इंपॉर्टेंट है,
विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है होते हुए, तो आपको वहां अपनी आवाज उठानी चाहिए एज एन एम्प्लॉय, एज ए पार्टनर। आप अपने आप को बचा सकते हो ना, कि यार देखो कुछ गलत हो रहा था और मैंने वो चीज बताई, तो मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लिखिए उसमें आपकी लाइबिलिटी और पेनल्टी कम हो जाती है, या तो माफ कर दी जाती है या कम हो जाती है। विसल ब्लोइंग, सीटी बजाना, कुछ गलत होते ही देख हल्ला करना, उसका मतलब ये है। द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस, या तो कम कर देगा या खत्म कर देगा तेरी पेनल्टी को, किसी पार्टनर के खिलाफ अगर या एम्प्लॉय के खिलाफ अगर होगी तो। अगर वो पार्टनर और एम्प्लॉय प्रूफ कर दे, ध्यान दो, अगर वो पार्टनर और एम्प्लॉय एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हेल्प करे ये पता करने में कि एलएलपी ने क्या फ्रॉड किया है, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके खिलाफ हो सकती है, एलएलपी के खिलाफ, या किसी पार्टनर के खिलाफ, या किसी एम्प्लॉय के खिलाफ, है ना, जिन्होंने एक्चुअली में गलती की है। क्या होता है, होती छोटी मछली, होती बड़ी मछली। तो छोटी मछली को यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने एक्चुअली में फ्रॉड किया है या करवाया है तुमसे, तुम अगर उनके बारे में पूरी जानकारी दे देते हो, तो हम तुम्हारी जो पेनल्टीज है उसको या तो रिड्यूस कर देंगे या वेव कर देंगे। दूसरी बात, तुम अगर हमारी मदद करते हो एज एन विटनेस, तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन एलएलपी, दिखा ना, मे बी डिस्चार्ज, ना डिमोट किया जाएगा, ना सस्पेंड किया जाएगा, ना थ्रेटन, ना हरास इन एनी अदर मैटर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी। ना तेरे को भगाया जाएगा वहां से, ना तेरे को सस्पेंड किया जाएगा, ना तेरे को डिमोट किया जाएगा, प्रमोट डिमोट, ना थ्रेट ना हरास, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हमारे को एक इन्फॉर्मेशन दी है एलएलपी के खिलाफ या पार्टनर के खिलाफ। तो हम तुमको एक गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का डिमोशन या सस्पेंशन या थ्रेटनिंग नहीं होगा। कौन बोल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जस्ट क्योंकि तुमने हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो एलएलपी के खिलाफ थी या किसी पार्टनर के खिलाफ थी। दैट इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग। सही है। 32 फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या लेके आता है वो एलएलपी पे। कुछ टेंजिबल प्रॉपर्टीज लेके आता होगा, जमीन हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कुछ कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कुछ इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, और कोई बेनिफिट्स अगर वो लेके आता है, किस फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, प्रोमिसरी नोट, अदर एग्रीमेंट्स टू कंट्रीब्यूट, है ना। अगर वो कुछ भी लेके आता है ना, मनी के फॉर्म में, प्रोमिसरी नोट और एग्रीमेंट्स, और कंट्रीब्यूट कैश करता है या प्रॉपर्टी कुछ भी देता है, या फिर कुछ सर्विसेज देता है वो एलएलपी को, इस तरीके से आप एक एलएलपी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्या, टेंजिबल प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज या अदर बेनिफिट्स या मनी, प्रोमिसरी नोट्स, एग्रीमेंट, जो भी आपको लगता है एज ए प्रॉपर्टी कैश कंट्रीब्यूट करना है, कोई सर्विसेज देनी है, आप दे सकते हो। अब मैं लॉयर हूं, मैं किसी एलएलपी में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैं फ्री लीगल सर्विसेज दूंगा, तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी कंट्रीब्यूट करोगे ना, उसको डिस्क्लोज जरूर करना बस अपने अकाउंट्स में। जो भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे उसका मॉनेटरी वैल्यू जरूर डिस्क्लोज करना, कि उसकी मनी वैल्यू क्या है, उस जमीन की मनी वैल्यू क्या है, उस गाड़ी की मनी वैल्यू क्या है, उस सर्विस की मनी वैल्यू क्या है ना, उस प्रोमिसरी नोट की मनी वैल्यू क्या है, ट्रेडमार्क की मनी वैल्यू, और डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसको खर्चा दिखा दिखा के एलएलपी खत्म कर देगा। ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, बोलता हर पार्टनर का एक ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा या कोई प्रॉपर्टी या कोई बेनिफिट या कोई भी सर्विसेज कंट्रीब्यूट करे एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार। किसको, एलएलपी के लिए करना पड़ेगा ना, आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलएलपी का जो भी क्रेडिटर होगा, जिसने भी एलएलपी को पैसा दिया होगा, विच एक्सटेंड क्रेडिट, है ना, मतलब जो कंट्रीब्यूटेड पार्टनर है ना, ध्यान देना, जो कंट्रीब्यूटेड पार्टनर है वो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं उनसे डायरेक्ट। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट की चीज बताता हूं मैं। जॉइंट प्रोड्यूसर पढ़े थे, तो मान लो जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर है, अब ये कॉन्ट्रीब्यूटेड पार्टनर है, तो सी के खिलाफ क्रेडिटर ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सी को बोला पूरे पैसे मैं तेरे से लूंगा, तू बाद में बी और ए से ले लेना। तो यही तो लिखा है, और क्या लिखा है। मतलब तो अपने बीच में बाद में देखते बैठना कॉम्प्रोमाइज क्या हो रहा, मैं किसी एक व्यक्ति से भी पूरे पैसे ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में उसका नाम लिखा है, भाई वही व्यक्ति उसी के नाम पर पैसा लिया और दिया जा रहा है। वो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो सकता है, एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ भी पूरे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, फिर बाद में वो सेटलमेंट कर लेंगे आपस में बीच में, ठीक है, क्लियर। इतना यहां तक तो मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
ठीक है। पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं वन ऑफ द पार्टनर के खिलाफ ऑब्लिगेशन यूज कर सकता हूं पैसे के लिए। कौन है वन ऑफ द पार्टनर जिसने कंट्रीब्यूट किया है इस फॉर्म में? फिर वो बाद में आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आपस में लेन देन कर लेंगे। इतने सेक्शन समझ में आएगा, इतना बताओ पहले। ठीक है। फिर ये अपन साथ में पढ़ेंगे बाद में कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। बिल्कुल सर, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मेंटेन करना है। हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर बताना है कि हम सॉल्वेंट है ना, इनफ पैसा है हमारे पास सर्वाइव करने के लिए। आपको ये रजिस्ट्रार को देना ही पड़ेगा सॉल्वेंसी का, है ना। फॉर्म नंबर 8 में 30 दिन के अंदर, अगर 6 महीने भी खत्म हो गए तो और 30 दिन मिल जाएंगे आपको फाइल करने के लिए। 6 महीने में तो फाइल करना ही करना है, 6 महीने खत्म हो गए तो और 30 दिन मिल जाएंगे। स्मॉल एलएलपी को इन ऑडिटिंग से अकाउंट्स की एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। स्मॉल एलएलपी हमने शुरू में ही पढ़ा था कौन होती है। तो चलो काफी है इतना आज के लिए फिलहाल। अभी इसके आगे अकाउंटिंग वाला पोर्शन है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट करो, इसमें कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना आप, कोई भी डाउट आता है अगर। ठीक है, चलो बाय।